आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एना फ्रैंक की। ये जो प्यारा सा चेहरा दिख रहा है ना, इनकी हम बात करने वाले हैं। बहुत लोगों को इनके बारे में पता है, लेकिन इनकी जिंदगी के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता है। ये क्यों फेमस थी? इन्होंने एक डायरी लिखी थी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। वो पब्लिश भी हुई थी, पूरी दुनिया में करोड़ों कॉपीज बिकी, बहुत सारी मूवीज बनी। इन्होंने जो डायरी में लिखा था, डायलॉग्स भी इनकॉर्पोरेट किए गए और आज भी बोला जाता है जिस घर में ये छुपी थी उसको म्यूजियम बना दिया गया। थी कौन ये? क्या काम किया था इन्होंने? इनकी बहुत दर्दनाक मौत हुई थी दोस्तों, बड़ी दर्दनाक कहानी है इनकी। हिटलर ने 1.5 करोड़ से ज्यादा यहूदियों को उड़ा दिया था। 60 लाख यहूदियों को तो मार ही दिया था। 1.5 करोड़ से ज्यादा तो इफेक्ट हुए थे। बड़ी खतरनाक बुरी हालत कर दी थी। बहुत चिढ़ता था। वो तो बोलता था कि जर्मनी की बर्बादी का कारण यही ज्यूज हैं, यहूदी हैं। और यही एना फ्रैंक ज्यू थी। एक ज्यू थी, ये यहूदी थी, और हिटलर का पूरा जो गुस्सा है यहूदियों पे फूटा, और उसमें एना फ्रैंक भी एक थी। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इनको ले जाया गया। 15 साल की थी ये जब इनकी मृत्यु हो गई थी, जब इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इससे पहले इन्होंने एक डायरी लिखी थी, उसमें पूरी कहानी और अपने ख्याल सब कुछ उतार दिया था। तो वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। इनके बारे में हम देखेंगे, इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। @SID_reconnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो ये थी कौन? एक जूइश थी ये। 1929 से लेकर 1945 तक ये जिंदा रही थी, सिर्फ 15 साल तक। जी हां, इनका जीवन काल खाली 15 साल तक था, और इन 15 सालों में भी इन्होंने जो अभिन्न छाप छोड़ी है वो तो फिर पूरी दुनिया ने देखा है। जो इन्होंने डायरी लिखी थी उसको पब्लिश किया गया, ठीक है। तो ये जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। उस समय तो जर्मनी सही था, सबको बहुत ही इक्वल राइट्स थे, हर किसी को अच्छे से ट्रीट किया जाता था। लेकिन जब एडोल्फ हिटलर 1933 में पावर में आया, एडोल्फ हिटलर की बायोग्राफी को मैंने रिव्यू किया हुआ है 2 पार्ट में, आप देख लीजिएगा। उसके बाद चीजें बिल्कुल बर्बाद हो गई। गेस्टेपो बना दी, एसएस बना दिया, अपने ही ट्रूपर्स बना दिया एडोल्फ हिटलर ने। काम क्या था उन ट्रूपर्स का? देखिए, क्या था ना कि जर्मनी बर्बाद हो गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। रेपरेशंस ऑफ वॉर भरता जा रहा था, ठीक है। अमेरिका लोन दे रहा था, लेकिन 1929 में अमेरिका में आ जाता है ग्रेट डिप्रेशन। जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है। हिटलर ने बोला, इन सब का कारण पता है कौन है? ये यहूदी, ज्यूज। इनको मारना शुरू कर दो। इससे पहले हिटलर नफरत फैलाता रहा था, लेकिन जब वो पावर में आया, अब ये नफरत सच्चाई में बदलने वाली थी, रियलिटी में बदलने वाली थी। तो हिटलर ने सीधा आदेश दिया कि जितने भी ज्यूज हैं उन सबको खत्म करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन बहुत चालाक था, ऐसे खत्म नहीं कर सकता था ना, डायरेक्ट तो मार नहीं सकता था। तो उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना दिए। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में क्या था? उन कैदियों को, उन प्रिजनर्स को रखा जाता था जो जर्मनी के खिलाफ है, और उसमें यहूदी थे। सबसे पहले यहूदियों को ऐसा माना जाता था कि यही जर्मनी को बर्बाद इन्होंने करके रखा हुआ है। तो ज्यूज को ले जाया जाता था, कैटल कार्स, ट्रेन्स में ले जाया जाता था, इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ठूंस दिया जाता था, और उसके बाद जहरीली गैस से सबको मार डाला जाता था। मैंने ज्यूइश होलोकॉस्ट पे एक सेपरेट सेशन बनाया है दोस्तों, आप उसको देख लीजिएगा। लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हिटलर का काम था। इसी में एना फ्रैंक जो है वो फंस गई थी। 1942 में एना फ्रैंक को डिपोर्ट कर दिया गया था इसी कंसंट्रेशन कैंप में, और उसके बाद बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत हो गई थी एना फ्रैंक की। कुछ भी नहीं था उनके पास खाने के लिए, पीने के लिए। बीमार हो गई थी, अपने सामने अपनी बहन को मरते हुए देखा, अपनी फैमिली से बिछड़ गई थी। और जब लिबरेट किया गया, मतलब ये सारे कंसंट्रेशन कैंप को एलाइड फोर्सेस ने लिबरेट किया, तब पता चला कि कितना ज्यादा ये जो हत्याकांड है ना, इससे पहले हिटलर ने सब छुपा के रखा था कि नहीं नहीं पूरी दुनिया देखेगी नहीं, तब ये उजागर हुआ। तो इसी में एक एना फ्रैंक थी। और इसके बाद, इनकी मौत के बाद, इनकी जो डायरी है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इनके पिताजी की हेल्प से, इनके पिताजी जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक, वो एक काफी अच्छे बिजनेसमैन थे और वही जिंदा बचे थे खाली। तो उन्होंने पब्लिश की, और उसके बाद फिर इसको 70 लैंग्वेजेस में पब्लिश किया गया। देखेंगे इनकी कहानी। अब इनका जो जन्म है ना, वो 12 जून 1929 में जर्मनी में होता है, फ्रैंकफर्ट में, ठीक है।
ऑटो फ्रैंक और एडिथ ये इनकी माताजी होती है और ऑटो फ्रैंक जो होते हैं इनके पिताजी होते हैं। काफी प्रॉस्पेरस फैमिली होती है दोस्तों। और इनकी एक बड़ी बहन होती है मार्गो। हाँ, ये अपनी बड़ी बहन के साथ हमेशा रहती है। हालांकि डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, डायरी मैं नहीं यहां पे बताने वाला हूं, मैं इनकी लाइफ कवर कर रहा हूं, ठीक है। वैसे तो वो उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है नेट पे, आप देख लीजिएगा। तो मार्गो के साथ इनके काफी झगड़े भी होते थे, कभी कभी काफी जलती भी थी। इनकी माताजी के साथ भी बहुत ज्यादा एने फ्रैंक के झगड़े होते थे, काफी आर्ग्यूमेंट्स होते थे। लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ सेटल हो जाता है जब इतनी बड़ी मुसीबत हिटलर लेके आता है ज्यूस पे। बहुत लिबरल थे फ्रैंक जो थे, वो लिबरल थे। जितने भी कस्टम्स थे जो बहुत ही रूढ़िवादी थे उनको नहीं मानते थे, बोलते थे सबको जीने का अधिकार है। तो ये चीज थी। और जैसा कि मैंने बताया कि ऑटो फ्रैंक मतलब इनकी जो एना फ्रैंक की फैमिली जो थी, फ्रैंक फैमिली काफी प्रॉस्पेरस थी, काफी अमीर थी, अच्छा खासा पैसा था। लेकिन 1933 में हिटलर जीत जाता है। हिटलर पूरी तरह से पावर आ जाता है, डिक्टेटर बन जाता है। ऑटो फ्रैंक को यह पता चल गया कि जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो ऑटो फ्रैंक ने क्या किया, एक प्लान बनाया कि पूरी फैमिली को नेदरलैंड भेज दो। अब दोस्तों क्या है कि उस समय तो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू नहीं हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 का इमीडिएट कॉज क्या था, इन्वेजन ऑफ पोलैंड, वो तो 1939 में हो गया होगा। तो अभी तो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू नहीं हुआ है ना। तो ऑटो फ्रैंक ने बोला कि दिक्कतें मुझे दिख रही हैं, ये जो पागल सन की इंसान आया है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देगा। तो मेरी फैमिली को बेस्ट यही है कि नेदरलैंड्स में रहना चाहिए। बाद में ऑटो फ्रैंक भी वहां पे सब शिफ्ट हो गए, हर पूरी फ्रैंक फैमिली वहां पे शिफ्ट हो गई। ऑटो फ्रैंक ने वहां पे जैम का बिजनेस खोला, वो अच्छा खासा चलने लगा। लेकिन 1939 में वॉर हो जाती है और उसके बाद, उससे पहले तो ज्यूस पे गुस्सा बहुत ज्यादा फूट रहा था। देखिए, नेदरलैंड काफी सही था उस समय। जर्मनी में तो ज्यूस को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था, लेकिन नेदरलैंड में ऐसे हालात फिलहाल नहीं आए थे। वॉर के बाद ये हालात आ गए थे, ठीक है। वॉर के बाद हालात क्यों आ गए थे, क्योंकि जर्मनी ने पूरे यूरोप को जीत लिया था एक्सेप्ट ब्रिटेन। नेदरलैंड को इन्वेड कर दिया था और नेदरलैंड को भी अपने कब्जे में ले लिया था। तो हिटलर ने तो सीधा बोला था कि भैया कोई भी ज्यू मिले उसको पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप पे डाल के जहरीली गैस देके मार डालो। तो यही चीज होने लगी थी। अब क्या होता है दोस्तों कि इससे पहले हिटलर का गुस्सा एना फ्रैंक पे फूटे 12 जून 1942 को कुछ होता है। इनका बर्थडे था, 13वां बर्थडे था, ठीक है, एना फ्रैंक का। इनके पिताजी बहुत प्यार करते थे इनसे, ढेर सारे प्रेजेंट्स गिफ्ट्स देते हैं एना फ्रैंक को। उसमें एक चीज होती है डायरी। जी हां, एक डायरी होती है, उसमें लॉक लगा होता है, रेड और वाइट ऐसे चेक कलर की वो डायरी होती है और बड़ी सुंदर डायरी होती है। तो एना फ्रैंक क्या करती है, उस डायरी को छुपा लेती हैं और वही एना फ्रैंक की सबसे बड़ी दोस्त बनती हैं। और जब एना फ्रैंक उस डायरी में लिखना शुरू करती हैं तब उनको यह एहसास होता है कि मुझे तो राइटर बनना है। तो एना फ्रैंक अपनी पूरी लाइफ जो है, एक एक चीज उस समय जो हो रही है वो सारी कलम के माध्यम से उस डायरी पे लिखती हैं। 20 जून 1942 में पहली एंट्री वो करती हैं और फिर वो पूरा डिस्क्राइब करती जाती है। लेकिन अब चीजें करवट लेने वाली हैं। ऑटो फ्रैंक को पता है कि अगर मैं यहां रहूंगा, क्योंकि 1942 में क्या होता है, जर्मनी जो है वो नेदरलैंड को भी इन्वेड कर देती है। हॉलैंड और नेदरलैंड एक ही है, नेदरलैंड को भी इन्वेड कर देती है। तो वहां पे जितने भी ज्यूज हैं उनकी लाइफ अब सीधा सीधा खतरे में है। ये जब ऑटो फ्रैंक को पता चलता है तो ऑटो फ्रैंक सीधा बोलते हैं कि अब यहां से निकल लेते हैं। तो ऑटो फ्रैंक रहते तो एम्स्टरडैम में ही हैं, लेकिन वो सबको ये बताते हैं कि मैं स्विट्जरलैंड चला गया हूं। तो वहां पे एक सीक्रेट बिल्डिंग होती है जिसको सीक्रेट एनेक्स बाद में नाम दिया गया और 1960 में इसको म्यूजियम बना दिया और 1980 में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। यहां पे बहुत ह्यूमन काम इस समय हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या था कि ये जो सीक्रेट एनेक्स, ये बिल्डिंग थी, एक सीक्रेट दरवाजा था। अब जब उस दरवाजे को पार करेंगे तो 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, 3 फ्लोर्स थे, टोटल 8 लोग रहते थे। पहले तो एना फ्रैंक की पूरी फैमिली रहती थी, बाद में ऑटो फ्रैंक के दोस्त भी आ गए थे, ठीक है, तो वो भी रहते थे। तो अब क्या है, ये करना बहुत जरूरी था क्योंकि जर्मनी के ट्रूपर्स ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे ज्यूस को। अगर ये नहीं करते तो एना फ्रैंक उसी वक्त पड़ जाती। लेकिन अब एना फ्रैंक बिल्कुल अकेली हैं। बहुत देखिए क्या था ना, उस घर में आप आवाज नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, जरा सा कुछ बोला बगल में सुन लेंगे, और अगर बगल में सुना तो आप गए काम से।
क्योंकि जो बगल में पड़ोसी रहते हैं वो तो डर के मारे जर्मन्स को बता देंगे ना कि यहां पे यहूदी रह रहे हैं। देखिए ज्यूज का क्या था ना, ज्यूज को पकड़ के अगर कोई ज्यू मिलता था तो पहले तो उसको पकड़ के डिटेंशन कैंप्स में या प्रिजन मतलब जेल में भेज दिया जाता था, नहीं तो उनको घेटोज में ट्रांसफर कर दिया जाता था। बहुत ही खराब जगह थी, बहुत ही लो लेवल की, जहां पे कंडीशंस बहुत खराब थी, रहने लायक थी ही नहीं। और उसके बाद इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था क्योंकि मास एक्सटर्मिनेशन था, खुलेआम ये मार नहीं सकते थे। कैसे मारते, पूरी दुनिया की भी स्क्रूटनी में थे ना, तो अगर खुलेआम ये मारना शुरू करते बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, तो इन्होंने सीक्रेटली एक काम करना शुरू किया। दूसरी बात, हिटलर को यह भी पता था कि ऐसा ना हो कहीं ज्यूज अप रिवोल्ट कर दें। किसी को यह पता तक नहीं रहता था कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कि होगा क्या हमारे साथ, हम मरने जा रहे हैं। ये एक इतना चालाक था हिटलर। तो क्या है कि जब ये सीक्रेट एनेक्स बिल्डिंग में रहती थी पूरी एन फ्रैंक फैमिली, तो सब बहुत ही धीमे धीमे बात करते थे, विस्पर करते थे ताकि पता न चल जाए। रात में खाली रेडियो सुनने आते थे कि क्या कंडीशन है, देखे तो वॉर खत्म हुआ कि नहीं। तो एना फ्रैंक बहुत बोर होती थी, लेकिन डायरी इनकी बेस्ट फ्रेंड बनी, तो इन्होंने अपनी डायरी में अपनी जिंदगी को उतारना शुरू कर दिया और बड़ी मैच्योरिटी से इन्होंने लिखा है। इनकी जब आप राइटिंग्स देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो इनकी मैच्योरिटी को दर्शाती हैं कि वॉर खत्म होना चाहिए, वॉर क्यों हो रहा है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, लिबरल व्यूज, ये सब मिलेंगे। साथ ही साथ एक मदर और एक डॉटर के बीच में जो टसल है, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और अपनी बहन से भी जो लड़ाइयां होती है, वो सब इन्होंने अपनी डायरी में उतारी। तो इस जगह को नाम दिया गया, वैसे तो ये नाम मैं पढ़ नहीं पाऊंगा पता नहीं आर्किटेरियस लिखा हुआ है, लेकिन सीक्रेट एनेक्स इसको इंग्लिश में बोला जाता था, ठीक है। और 1960 में इसको म्यूजियम बना दिया। अब बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अल्टीमेटली वो दिन आ जाता है जब एक इंसान जो है वो बता ही देता है कि यहां पे यहूदी छुपे हुए हैं। सीक्रेट एनेक्स में 4 अगस्त की सुबह जर्मन पुलिस घुसती है, वहां पे आती है। इनकी जो मदद कर रहे होते हैं, फ्रैंक फैमिली की जो मदद कर रही होती है वो एक जर्मनी होती है। पुलिस घुसती है, उस जो जर्मन्स इनकी मदद कर रहे होते हैं सीधा उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं कि शर्म नहीं आते तुमको ज्यूज को मदद करते हुए। 1 अगस्त को आखिरी एंट्री थी, जी हां 1 अगस्त 1944 आखिरी एंट्री की थी एना फ्रैंक ने। इसके बाद कोई एंट्री नहीं थी क्योंकि इसके बाद इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप ले जाया गया। तो जो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल थी वो 1 अगस्त को ही खत्म हो गई। उसके बाद एना फ्रैंक ने कुछ लिखा नहीं। और दोस्तों आपको पता है सितंबर 1944 में इनको डिपोर्ट किया जाना था। दुखद, सबसे दुख की बात यह है ये फैमिली इतनी अनलकी थी कि ये आखिरी ट्रेन थी जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप के लिए जा रही थी, ऑश्विट्स। जी हां, सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन कैंप था ऑश्विट्स। यहीं पे सारे ज्यूज को लेके आया जाता था और मार दिया जाता था गैस से। गैस चेंबर्स होते थे बड़े बड़े, ठीक है, जहरीली गैस देके मार दिया जाता था। तो यहां पे जा रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इनकी फैमिली, पूरी फ्रैंक फैमिली जो थी ना, वो टुगेदर थे, वो साथ में थे। तो अब इनको ऑश्विट्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कैटल ट्रेन होती है, आपने वो मूवी देखी कि नहीं? मैंने जब भी मैं वर्ल्ड वॉर 2 का जिक्र करता हूं और ज्यूज का कभी भी अगर जिक्र आता है तो मैं हमेशा को एक मूवी देखने को बोलता हूं। स्टीवन स्पीलबर्ग की ऑस्कर विनिंग मूवी द शिंडलर लिस्ट। आंख में आंसू आ जाएंगे आपके, जरा देख लीजिएगा वो मूवी, ठीक है। तो क्या है कि उन कैटल ट्रेन्स में भर भर के, कैटल ट्रेन्स मतलब मालगाड़ी जिसमें भेड़ बकरियों को ले जाया जाता है, उसमें ज्यूस को भर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में छोड़ा जाता है। दोस्तों कैटल ट्रेन की बात करता हूं थोड़ा। वो ऐसी ट्रेन थी, एक डिब्बा था, एक क्लोज्ड डिब्बा था, जैसे मालगाड़ी होती है, मालगाड़ियों के डिब्बे होते हैं वैसा। एक खाली विंडो थी वहां पे जिससे हवा आती थी, छोटी सी थी। अगर 20 लोगों की कैपेसिटी है, 20 कैटल्स की कैपेसिटी है, तो 60 लोगों को वहां पे भरा जाता था। हवा तक पास नहीं हो पाती थी, इतनी ज्यादा भीड़ रहती थी। खाने को कुछ नहीं, नो टॉयलेट्स, नो फूड, नो वाटर। आधे लोग तो शॉक में ही मर जाते थे। तो इतनी बुरी हालत थी। और इन ट्रेन्स में लोगों को भर के बैठने की जगह नहीं, कोई भी सुविधा नहीं। रात भर चला के कॉन्सेंट्रेशन कैंप ले जाया जाता था। तो उसके बाद इन्हीं कैटल ट्रेन्स में सितंबर में ऑश्विट्स ले गए। इससे पहले इनको डिटेंशन, एना फ्रैंक और उनकी फैमिली को डिटेंशन सेंटर भेजा गया जहां पे बहुत ही खूंखार अपराधी रहते थे। और उसके बाद फिर इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप ऑश्विट्स में ले जाया गया। अब लेकिन फैमिली इनकी सही थी, टुगेदर थी,
लेकिन जब इस कंसंट्रेशन कैंप में उतरने के बाद एक पूरा एग्जामिन होता है। जर्मन्स एग्जामिन करते थे कि कितने लोग हैं, इसमें बच्चे कितने हैं, इसमें बूढ़े कितने हैं, इसमें औरतें कितनी हैं, इसमें आदमी कितने हैं। वैसे ही जब एग्जामिन होता है, ऑटो फ्रैंक को अलग कर दिया जाता है। एडिथ फ्रैंक, मार्गो फ्रैंक और एना फ्रैंक, इन तीनों को अलग कर दिया जाता है, अलग हो जाते हैं। यहां पे बहुत दुख की बात होती है काफी दुख की बात होती है दोस्तों। फैमिली अब सेपरेट होने वाली है और फैमिली सेपरेट हो जाती है। और उसके बाद अक्टूबर में एना और मार्गो फ्रैंक को दूसरे कंसंट्रेशन कैंप बर्गन बिल्सन यहां पे ले जाया जाता है, जो कि एक और कंसंट्रेशन कैंप होता है नॉर्दर्न जर्मनी में। यह सब 1944 की बात है दोस्तों, अक्टूबर 1944। उस समय जर्मनी की हालत वैसे ही बहुत खराब थी, उसको पता ही था कि अब हम जीतने वाले नहीं हैं। ठीक है, एना और मार्गो फ्रैंक को यहां पे ले जाया जाता है, लेकिन इनकी माताजी एडिथ फ्रैंक यहां पे ऑशविट्ज में छूट जाती हैं। सोचिए कितना दर्दनाक मोमेंट रहा होगा ये, कि दोनों बच्चियां, उस समय एना फ्रैंक 15 साल की और ये 18 साल की होती है मार्गो फ्रैंक, दोनों बच्चियां एक दूसरे से मतलब दोनों बच्चियां तो साथ रहती है, लेकिन अपनी माता जी से बिछड़ जाती है, अपनी मदर से बिछड़ जाती हैं। और उनकी मदर काफी स्ट्रगल भी होता है कि नहीं मत जाने दो, मतलब प्लीज अगर ये जाएंगी तो मैं भी जाऊंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। तो इस समय एना फ्रैंक और मार्गो फ्रैंक एक साथ होती हैं। अब ये जो बर्गन बिल्सन, ये जो कंसंट्रेशन कैंप होता है ना, ये पागलों का कंसंट्रेशन कैंप होता है। यहां पे गैस चैम्बर्स तो नहीं होते हैं, ठीक है, जहरीली गैस आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जो कंडीशन होती है वो बहुत खराब होती है। सोने के लिए एक वुडन का तख्ता होता है और बड़ी कड़ाके की ठंड उसमें आपको उस लकड़ी के तख्ते पे सोना पड़ेगा। जो कंबल दी जाती है ना, जो ब्लैंकेट आपको ओढ़ने को दी जाती है, उसमें कीड़े लगे होते हैं, ढेर सारे कीड़े, जिसकी वजह से बहुत बीमारियां फैलती हैं। और इसी बीमारी की वजह से दोनों बहनों की मौत भी हो गई थी 1945 में। तो बहुत बुरी हालत होती है। लेकिन यहां पे डूबते को तिनके का सहारा, एना फ्रैंक अपनी दो दोस्त नैनेटी ब्लिट्स और हेनली गॉसलर से मिलती हैं। बीच में एक बार्ब वायर होता है, सेपरेशन होता है। तो जब एना फ्रैंक इनको देखती है, बड़ी खुश होती हैं। तो ये बच गई थी हालांकि, तो ये बताती हैं बाद में कि जब मैंने फ्रैंक को देखा, एना फ्रैंक को देखा, एना को देखा, तो वो कांप रही थी और बहुत कमजोर। देखिए स्कूल में जो थी ना एना फ्रैंक, बहुत पॉपुलर थी, बहुत ही बढ़िया, खुशी बांटने वाली लड़की, हर चीज में पार्ट लेने वाली लड़की, राइटिंग्स बहुत बढ़िया थी और हर किसी को खुश करती थी। तो जब इनकी फ्रेंड जो है एना फ्रैंक को इस हालत में देखती हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ये चीज है। हालांकि फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। उसके बाद फिर कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी होती है। तो पहले तो 1945 में इनकी सिस्टर की डेथ हो जाती है। मार्गो का फाइनली एंड हो जाता है 18 साल की उम्र में। मार्गो फ्रैंक जो हैं वो टाइफस फीवर से उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद अप्रैल में एना फ्रैंक का भी अंत हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वहां की कंडीशंस रहने लायक थी ही नहीं, बीमारियां फैली हुई थी, जो चीजें दी जाती थी उसमें कीड़े लगे हुए होते थे। तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। तो उसके बाद फिर एना फ्रैंक का भी, वैसे तो एग्जैक्ट कारण नहीं पता कि एना फ्रैंक की मौत किस वजह से हुई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, खाना आना बिल्कुल भी नहीं मिलता था। और इनकी माता जी जो है वो एडिथ फ्रैंक जो है वो ऑशविट्ज में ही मर जाती हैं, भूख की वजह से, खाना नहीं मिलता है। तो सारी की सारी फैमिली खत्म। लेकिन एना फ्रैंक को यह भी बहुत ज्यादा दुख होता है जब इनकी सिस्टर को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखती हैं। ये एना फ्रैंक बिल्कुल उस समय टूट जाती है अंदर से और बोलते हैं कि अब शायद कोई, मतलब अब कुछ रहा नहीं है, एकदम डिप्रेशन में चले जाती हैं। एना फ्रैंक को लगता है कि अब मेरी सारी फैमिली खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनके पिताजी ऑटो फ्रैंक वो जिंदा होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एना फ्रैंक जो है वो भी मरती हैं, ठीक है, उनकी भी डेथ हो जाती है। और फाइनली इन सारे कैंप्स को जब लिबरेट किया जाता है, सिर्फ लाशें ही लाशें मिलती हैं। बर्गन बिल्सन के कैंप को जब ब्रिटिश ट्रूप जो है लिबरेट करता है अप्रैल 15 को, पूरी एक मास ग्रेवयार्ड मिलता है जिसमें एना फ्रैंक की भी लाश होती है। तो ऐसा कुछ था। लेकिन फिर भी ऑटो फ्रैंक जो इनके पिताजी होते हैं वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि किसी तरह कोई तो एक फैमिली मेंबर हो जो जिंदा बचा हो, लेकिन कोई जिंदा नहीं बचता है, ना एना फ्रैंक, ना मार्गो, ना उनकी वाइफ। तो बाद में ऑटो फ्रैंक का एक दोस्त जो है वो इनको एक मतलब डायरी देता है कि ये देखिए सर, ये डायरीज हैं, ये वो डायरी है जिसमें एना फ्रैंक जो है वो लिखती थी
अब ऑटो फ्रैंक को हमेशा से मालूम था कि एना फ्रैंक एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, एक राइटर बनना चाहती थी। तो बाद में ऑटो फ्रैंक जो है इनकी राइटिंग्स को पब्लिश करते हैं। तो ये पब्लिश होती है, ठीक है, रियर एनेक्स के नाम से इसको पब्लिश किया जाता है या सीक्रेट एनेक्स के नाम से इसको पब्लिश किया जाता है। और अमेरिका भी इसको द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से बाद में पब्लिश करता है। शुरू में अमेरिका बोल देता है कि नहीं, हम नहीं पब्लिश करेंगे, बहुत ही डल राइटिंग्स है, डिप्रेसिंग राइटिंग्स है, लेकिन बाद में अमेरिका भी इसको पब्लिश करता है और उसके बाद इसकी करोड़ों कॉपीज बिकी हैं दोस्तों, मूवीज बनी हैं और आज भी एना फ्रैंक का जो नाम है ना वो बहुत ऊपर लिया जाता है। कितने इनिशिएटिव चल रहे हैं इस नाम से। तो कहने का मतलब यह है कि हिटलर ने बर्बाद तो सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी अगर उम्मीद हो तो बहुत कुछ किया भी जा सकता है। लेकिन यहां पे वैसे तो हिटलर ने सारी उम्मीद ही खत्म कर दी थी। तो ये चीज थी। अब वैसे दोस्तों एक और चीज बताना चाहूंगा कि अभी मैं एक रिसेंट आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें डच गवर्नमेंट ने इंडिविजुअली रेपरेशंस देने की बात कही है कि जितना जो भी आपके ऊपर जुल्म हुआ है, ज्यूस की बात कर रहा हूं, हम आपको इंडिविजुअल रेपरेशंस देंगे, हम कंपनसेशन देंगे। 70% ज्यूस को तो साफ कर दिया गया था नेदरलैंड में, जितने भी ज्यूस थे 70%, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो उन 70% को हम रेपरेशंस देंगे, हम कंपनसेशन देंगे, यही हम सबसे अच्छा कर सकते हैं, ये हमारा प्रायश्चित है, ठीक है। तो ये चीज है। हिटलर वैसे बिल्कुल पागल था, 1.5 करोड़ से ज्यादा यहूदी जो थे ना वो इफेक्ट हुए थे। तो सोचिए कितनी खतरनाक बात है, कितनी दर्दनाक बात है कि इंसानों को तो भेड़ बकरी से भी नीचे समझा जा रहा था। हिटलर ने बोला था कि जहां पे भी ज्यूस को देखो, इनकी दुकानों को देखो, जला डालो, आग लगा डालो। तो ये चीज थी। पूरा लेक्चर था, एना फ्रैंक की बायोग्राफी थी, कवर किया हुआ है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, जरूर शेयर कीजिए इसको। और हां, अगर आपको डायरी ऑफ अ यंग गर्ल पढ़नी है तो उसका पीडीएफ आई गेस अवेलेबल है इंटरनेट पे, लेकिन और ज्यादा जो लोग क्यूरियस है, क्यूरियोसिटी है जिनमें वो खरीद के भी पढ़ सकते हैं। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। एंड यस, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।